हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इसकी द्वितीय मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारी नूतन की बुक से है और एनसीईआरटी बुक से मैंने पहले आपको बताया था। तो मैं अब इसको आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब मैं इसको बताता हूँ। एक अभिक्रिया हम यहाँ पे लेते हैं। माना हमारे पास कोई अभिक्रिया है ए से, ए एक प्रकार से यहाँ पे रिएक्टेंट है अभिकारक, और ये प्रोडक्ट में बदलता है। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो अभिक्रिया का जो वेग है, जैसे हमने परिभाषा में कहा कि अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? रिएक्टेंट के सांद्रता की प्रथम घातांक के। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती। यहाँ पर हम इसकी घात 1 मानेंगे। तो अब वेग का अवकलन समीकरण हमें बताता है। वेग का अवकलन क्या लिखते हैं हम? वहाँ डी ए, यहाँ पे ए है तो हम डी ए अपॉन डी टी लिखते हैं। यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन इसलिए लगाया कि जब अभिकारक की सांद्रता में ह्रास होता है, अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो ऋण चिन्ह यहाँ पे लगता है, जो दिखाता है अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया में कम हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे अभिक्रिया वेग की जगह लिखूँगा इसको माइनस डी ए अपॉन डी टी। डी टी का मतलब सांद्रता और समय के बीच में परिवर्तन है। समय के साथ साथ सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो इसलिए हमें सांद्रता और समय के बीच में अवकलन करना है, बराबर ए। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं हम। जैसे हम इसको हटाएंगे, समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक लेते हैं के साइन लेंगे हम, समानुपाती स्थिरांक, जिसे हम वेग स्थिरांक के कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस ए को dt के पास ले आना है, dt के जगह पे, और dt को उधर ले जाना है। साथ में ही माइनस चिन्ह भी मैं उधर कर दूंगा। तो यहाँ पे बचेगा डी ए, तो यहीं रहेगा। यहाँ से ए की सांद्रता को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, यहाँ पर के डी टी वज्र गुणन हो जाएगा, यहाँ गुणन हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा, और माइनस चिन्ह को जो है हम यहाँ रखेंगे, माइनस के डी टी, माइनस के डी टी हो जाएगा ये। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दोनों, इसको एक समीकरण कर दो। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करने का मतलब हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, डी ए अपॉन ए इक्वल टू डी टी की कांस्टेंट बाहर रख लेंगे इसको। तो यहाँ पे हम माइनस साइन ले लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता है अभिक्रिया में, जो हमने t बराबर 0 समय से स्टार्ट किया, और फाइनल समय जहाँ तक हमारा अभिकारक अभिक्रिया संपन्न करता है, वहाँ तक की सांद्रता को हम एक साथ लेते हैं, और ये हमारा समय का इंटीग्रेशन हो गया।
तो यहाँ पे हमें इसका समाकलन यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। इस सूत्र हमें याद करना है, माइनस डी ए अपॉन ए का जो समाकलन होता है ये होता है माइनस लॉग ई ए। तो इसको हम लिखते हैं माइनस लॉग ई ए। ये ध्यान देने वाली बात है। ये गणितीय सूत्र है, जैसे हम डी एक्स वाई एक्स लेते हैं तो उसका समाकलन हो जाएगा लॉग ई एक्स। तो इसी प्रकार से हम यहाँ ए वाई, क्योंकि हमारे पास x की जगह यहाँ पे सांद्रता a है तो a का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस लॉग ई a की सांद्रता। और यहाँ पे जो kdt है, k का इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास kt प्लस i। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे याद रखनी है। इसका समाकलन कैसे करना है, यहाँ पे समय का समाकलन होगा t बराबर 0 समय से टाइम t पर, फाइनल समय है। ऐसे यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं इनिशियल सांद्रता टू फाइनल सांद्रता, ये अंतिम सांद्रता हो जाएगी a। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समाकलन का मतलब संपूर्ण अभिक्रिया का समय हमने एक साथ लेना है, समय के साथ और सांद्रता के साथ। अब मैं इसका समाकलन करके ये लिख देता हूँ इसको, माइनस लॉग ई ए की सांद्रता इक्वल टू के टी प्लस आई। इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। अब यदि t बराबर 0 समय हो तब a की सांद्रता हम ले लेंगे a इक्वल टू A0 लेने पर तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। t की जगह पे 0, a की जगह पे A0 कर दीजिए। तो अब इसको लिखेंगे माइनस, समीकरण 2 को माइनस लॉग ई ए की सांद्रता इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे a की जगह पे A0 बताया था, a की जगह पे A0 रख देंगे और t की जगह पे 0 प्लस i। तो माइनस लॉग ई ए की जगह पे a की सांद्रता यहाँ रख दिया है, a बराबर A0 रख देना है, t बराबर 0 रख देंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा k इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस i, और यहाँ वही आ जाएगा माइनस लॉग ए की सांद्रता। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस लॉग ई ए की सांद्रता आ गई ए की। अब यहाँ लिखेंगे हम i का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो i की वैल्यू हमने यहाँ रखनी है इस जगह पे, ये पूरा समीकरण लिखेंगे, केवल i की जगह पे हम इसको रख लेंगे। तो माइनस लॉग ई ए इक्वल टू माइनस लॉग ई ए इक्वल टू के टी प्लस माइनस, ये आ जाएगी आई की वैल्यू माइनस लॉग ई ए माइनस लॉग ई A0 था इसमें, तो ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता है। आई बराबर लॉग ई A0 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे 0 छूट गया, तो ये A0 है, तो यहाँ पे भी A0 रहेगा। आई बराबर लॉग ई A0 रख देंगे। हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, इसको हम आगे करेंगे। तो हमारे पास जो आया था हल करके, वो आया था माइनस, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस लॉग ई ए की कंसंट्रेशन। समीकरण 2 में हमने आई का मान रखा था,
इक्वल टू के टी। तो वहाँ पे प्लस माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, जैसे ये ऐसे था प्लस, फिर अंदर ऐसे आया माइनस, फिर ये था लॉग ए रेज़ टू पावर 0 आया था। तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं ये कह रहा था यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ करिए, आप इसको इधर लिख लीजिए, पहले इसको उधर लिख लीजिए, तो ये जल्दी समझ में आएगा आपको। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इनकी साइड बदल देता हूँ, के टी लॉग ई A0 इक्वल टू माइनस लॉग ए की कंसंट्रेशन। तो साइड बदलने के बाद हम इसको लिखेंगे के टी इक्वल टू, ये मान हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ से दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो दाहिनी तरफ ले जाने में हो जाएगा लॉग ई ए रेज़ टू बेस 0 इक्वल टू माइनस लॉग ई, ये वाली वैल्यू ए, इस तरीके से लिखेंगे। अब फिर से के टी इक्वल टू लॉग ई ए की घात 0 अपॉन ए। तो ये हमारा जो सूत्र है लॉग ई ए रेज़ टू पावर 0 लॉग ई ए, ये जो है लॉग एम माइनस लॉग एन से है। एक सूत्र होता है लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन, या हम इसे कहते हैं log m अपॉन एन इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये log के बारे में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। NCERT की बुक पढ़िए, उसके लास्ट में जो हमें एक log के बारे में समझा रखा बहुत अच्छे तरीके से, उसको एक बार ज़रूर देखिए। अन्य जो है हमारी रिफ्रेशर किताबों में log के बारे में इतनी डिटेल नहीं दी गई है। तो log के कुछ फॉर्मूले आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, और log एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो भी वहाँ समझाया गया है। उसके बाद में आपको आगे इसको सॉल्व करते हैं। के टी इक्वल टू, अब log ई को अगर हम log में, नेचुरल log हुआ ये, इसको हम log में बदलते हैं, तो log ई हटाने पे हमें इसकी वैल्यू लेनी पड़ती 2.303 इंटू log ए बेस 0 ए, यानी कि ए की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। तो फिर K बराबर 2.303, T को हम बट्टे में ले लेते हैं, तो T हमारा बट्टे में आ जाएगा इंटू लॉग A0 अपॉन A। तो ये हमारी सेकंड मेथड है जो नूतन बुक के अनुसार है। तो वहाँ हम NCERT में हम ln लेते हैं, नेचुरल लॉग लिया था हमने, log e की जगह पे यहाँ log e रखा है। तो e जब हम रिप्लेस करेंगे e को, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे 2.303 इंटू लॉग A0 अपॉन A। अब A0 हमारा जैसे वहाँ पे R0 है, वही यहाँ पे A0 है। A0 का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता। किसकी प्रारंभिक सांद्रता है ये? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की। और A है फाइनल सांद्रता, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन, अंतिम सांद्रता। और T जो है हमारे पास अभिक्रिया में समय हो गया। K है हमारे पास वेग स्थिरांक, और इसका मात्रक सेकंड इनवर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा द्वितीय मेथड। हाँ बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करेंगे, जैसे हमने log e को हटाया तो यहाँ log 10 लेने हैं, log 10 की बेस, तो ये हो जाएगा log 10 की बेस a रेज़ टू पावर 0 a, यानी कि e हटाने के बाद हमें यहाँ log 10 करना है, लेंगे हम log e। तो इसका ध्यान थोड़ा दे दीजिए।
तो बच्चों मैं आपको एक और चीज़ एक बता देता हूँ, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु टी हाफ भी कहते हैं इसको, टी हाफ, या इसको 0.5 टी भी कहते हैं। नूतन की किताब में 0.5 टी लिखा होगा तो इसका मतलब है अर्धायु। अब अर्धायु क्या चीज़ है? अर्धायु है अभिक्रिया की अर्धायु वो है जब अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का वह समय, हम समय देखते हैं इसमें, टी हाफ का मतलब समय है, टाइम है, तो वह समय जब अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का ठीक आधा रह जाता है। यानी कि जब जैसे कोई हमारे पास 100% अभिकारक है, रिएक्टेंट हमारे पास 100% है, तो अब जब वो अभिकारक जो उत्पाद में बदलेगा तो कुछ समय लेगा, तो उत्पाद अभिकारक का जब हमारा 50% भाग उत्पाद में बदलेगा तो ये जो हमारा अभिकारक है ये आधा बच जाएगा, 50% रह जाएगा। तो वह समय जब हमारा आधा अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है, जितने भी समय वो आधा हुआ है वह समय अभिक्रिया का अर्धायु कहलाएगा। यानी कि अभिकारक की सांद्रता, वह समय जिस समय अभिकारक की सांद्रता ठीक आधी रह जाएगी, उस समय को हम शून्य कोटि या प्रथम कोटि के लिए अर्धायु कहते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकालने के लिए हम शॉर्ट में थोड़ा यहाँ पे बताएंगे। K = हमारा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है वो ये है, K = R0 R/T। ये है शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक K की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे T बराबर T1/2 यानी कि T हाफ रखना है या T 0.5 रखना है, और R बराबर हमारा हो जाएगा R0/2, आधा प्रारंभिक सांद्रता है ये R0, तो प्रारंभिक सांद्रता का ठीक आधा, R0 का 1/2 करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे का मतलब हुआ कि R0 का मतलब हो जाएगा R0/2, यानी कि हमारे पास R की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब R का मान और T हाफ रखेंगे, R का R0/2 रखेंगे समीकरण। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू आई है, इसमें रख लेंगे, तो ये हो जाएगा K = R0 माइनस R की जगह पे बताया था R0/2 हो जाएगा, और T की जगह पे हो जाएगा T1/2। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एकम 2, तो यहाँ कर देंगे 2R0, ये देखो वज्र गुणन हो जाएगा, एलसीएम 2 एकम 2 हो गया, और 2R0 माइनस R0, ये वज्र गुणन हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन T 1/2, और ये आ जाएगा K। अब ये हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास पहुंचेगा क्या, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो K बराबर हमारे पास आ जाएगा 2R0 माइनस R। देखिए 2R0 में से एक R0 घटा देंगे आप, 2R0 में से एक R0 घटा देंगे, 2R0 में से एक R0 घट गया तो बच गया R0, और यहाँ हो जाएगा ये 2 के साथ चला जाएगा T हाफ, तो इस तरीके से आ जाएगा, वज्र गुणन कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 × T हाफ K = R0। तो यहाँ पे समझ लीजिए इसको, T हाफ ऊपर गया 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2T हाफ
यहाँ 2r0 में से r0 घट गया तो एक r0 बच गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसका बज्र गुणन कर दिया, ये इधर गुणा कर दिया 2t½ इंटू k, और ये हमारा k1r0 ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, k t½ निकालना है।